अच्छा, ठीक है। ठीक है ना सर? ठीक है। मैं सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं लिखावट के इस ऑनलाइन प्रोग्राम में। आज साल का पहला दिन है और लिखावट ने तय किया कि इस साल की शुरुआत हम लोग राघवेंद्र रावत की कविताओं से करें। तो ये प्रोग्राम आपके सामने है। राघवेंद्र जी जी हमारे लिए नए नहीं हैं। पिछले 35 वर्षों से जनवादी लेखक संघ से जुड़े रहे हैं और लेखन भी कर रहे हैं। एक कवि का रंगमंच के पास आना जाना बड़ा रोमांचक होता है। तो राघवेंद्र रावत रंगमंच से भी जुड़े हुए हैं। विभिन्न नाटकों जैसे पृथ्वीराज की आंखें, रंग दे बसंती, कोर्ट मार्शल, कफन जैसे रंगमंचीय प्रस्तुतियों में अभिनय किया है। राघवेंद्र रावत जी जनवादी लेखक संघ राजस्थान के उपाध्यक्ष भी हैं। पेशे से इंजीनियर हैं, लेकिन आंदोलनों में सक्रिय रूप से भागीदारी करते रहे हैं। कर्मचारी आंदोलनों में भी और साहित्य के आंदोलनों में भी। तो एक सक्रिय, ऊर्जा से भरे हुए और कवि राघवेंद्र रावत का लिखावट की ओर से हम स्वागत करते हैं। राघवेंद्र रावत जी की 2 किताबें हैं कविता संग्रह। एक है अंजुरी भर रेत, जो 2007 में छपकर आया था। दूसरा कविता संग्रह है एक चिट्ठी की आस में, 2011 में। अभी पिछले साल 2021 में उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया। अपने समय का आज नाम से एक पुस्तक का संपादन किया है, जिसमें करीब 85 कवि शामिल हैं जो राजस्थान के भूगोल से आते हैं। और इस किताब की बहुत चर्चा भी हुई है और इस किताब को लेकर के हमने कई कार्यक्रम भी लिखावट किए हैं। तो मैं राघवेंद्र रावत जी से अनुरोध करता हूं कि वे चुनी हुई कविताओं का पाठ करें और लिखावट के श्रोताओं और दर्शकों को नए वर्ष की शुभकामनाएं भी दें। राघवेंद्र रावत जी नमस्कार। नमस्कार। मैं लिखावट संस्था के जितने भी श्रोता हैं, जितने भी दर्शक हैं, उन सबको नमस्कार करता हूं और नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि आने वाला समय आपका बहुत खुशहाल रहे, आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और ये उम्मीद करते हैं कि यहाँ से आगे देश में अमन होगा, चैन होगा और जो वर्ग के बीच की जो खाई है वो शायद कुछ कम होगी। मैं अलग अलग तरह की कविताओं में से कुछ कुछ मैं एक एक दो दो कविताएं मैं आपके सामने पढ़ूंगा, लेकिन शुरुआत में मैं एक दो शेर आपके सामने पढ़ रहा हूं। आपका ध्यान चाहूंगा कि सुन लिया मैंने जो तल्ख कहा उसमें, सुन लिया मैंने जो तल्ख कहा उसने,
मेरी खामोशी भी नागवार गुजरी उसे। सुन लिया मैंने जो तल्ख कहा उसने, मेरी खामोशी भी नागवार गुजरी उसे। और एक और शेर देखिए। शजर परेशान है, परिंदे भी बेसुकून से हैं। शजर परेशान है, परिंदे भी बेसुकून से हैं। ये कौन से रंग का सावन है? बहुत ज्यादा। अरे कहीं मत को अपना आप पड़ेगा तो करेगा कहीं करो यार। खेल तो भाई उल्टी बात। दो पंक्तियां और। सुबह की जो कि कहीं दामन को देखता है, न गरेवा में झांकता है। बोली समझे कि यार ने सेन न उड़ी। देखिए एक शख्सियत आपके जहन में आ जाएगी इसको सुनेंगे तो। कि दामन को देखता है, न गरेवा में झांकता है, अजब वो शख्स औरों की औकात नापता है। वाह वाह, शुक्रिया। इसको फिर से पढ़ें। जी। कि दामन को देखता है, न गरेवा में झांकता है। दामन को देखता है, न गरेवा में झांकता है, अजब वो शख्स औरों की औकात नापता है। वाह। लगभग 1.25 साल से हम लोग कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं। कोरोना को लेकर के मैंने लगभग 4-5 कविताएं लिखी। एक दृश्य था हमारी आंखों के सामने, हमने बार बार देखा कि लोग कतारों में लगे हुए हैं। वो एक दृश्य से एक छोटी सी एक कविता मैं आपके सामने रख रहा हूं। कविता है गोले। सड़क पर 2-2 फुट के गोले परस्पर 6 फुट की दूरी पर बने हैं। सड़क पर 2-2 फुट के गोले परस्पर 6 फुट की दूरी पर बने हैं, जिनमें भगोनी, गमछा, खाली पीपी, प्लास्टिक की बाल्टी दिन अंधेरे से लगे हैं कतार में। जिनमें भगोनी, गमछा, खाली पीपी, प्लास्टिक की बाल्टी दिन अंधेरे से लगे हैं कतार में। नत्थू, बिरजू, कमली, सूरज का मुकद्दर देख सकते हैं आप। वाह। इनमें नत्थू, बिरजू, कमली, सूरज का मुकद्दर देख सकते हैं आप। कहा जा रहा है आप कतार में रहिए, दाल भात आ रहा है। वाह वाह। कहा जा रहा है आप कतार में रहिए, दाल भात आ रहा है। समझ नहीं पा रहे हैं उन्होंने कतार कब तोड़ी जीवन में। समझ नहीं पा रहे हैं उन्होंने कब कतार तोड़ी जीवन में। सूरज के आधे सफर के बाद, खाने की छुट्टी के बाद, फिर कतार लगती है शाम ढलने तक। ऐसी हजारों कतार रोज लगती हैं, फिर भी किस्मत के हेठे रह जाते हैं भूखे। ऐसी हजारों कतार रोज लगती हैं, फिर भी किस्मत के हेठे रह जाते हैं भूखे। जब तक आप फलावट करेंगे, इनमें से कुछ हमेशा के लिए घट चुके होंगे। जब तक आप फलावट करेंगे, इनमें से कुछ हमेशा के लिए घट चुके होंगे। वो गोले तोड़कर भी किधर जाएं? वो गोले तोड़कर भी किधर जाएं? जमींदार का जुआ तोड़कर ही तो आए थे यहां। वो गोले तोड़कर भी किधर जाएं? जमींदार का जुआ तोड़कर ही तो आए थे यहां। वे अब भी उस कतार में हैं, नहीं जानते किस दिन भात की जगह मौत आएगी उनके हिस्से। और एक और छोटी कविता है, ये बिंब मैंने उन्हीं दिनों से उठाया है। वह स्त्री गोद में बालक लिए डकराती जा रही है। वह स्त्री गोद में बालक लिए डकराती जा रही है। कोरोना से नहीं मरा था वह। कोरोना से नहीं मरा था वह। कुछ नहीं कह पा रही थी वह, बस छाती से चिपटाए रोए जा रही थी।
दूध उसकी छातियों से उतर रहा था, दूध उसकी छातियों से उतर रहा था। पीने वाला चला गया था, एम्बुलेंस को कोसे जा रही थी। पीने वाला चला गया था, एम्बुलेंस को कोसे जा रही थी वह पगली। कोई नहीं सुन रहा था उसकी आवाज, शहर तो सन्नाटे से पहले मर चुका। कोई नहीं सुन रहा था उसकी आवाज, शहर तो सन्नाटे से पहले मर चुका। एक कविता में किसान आंदोलन पिछले दिनों हमने देखा। मेरे ख्याल में दुनिया के इतिहास में इतना बड़ा किसान आंदोलन दूसरा नहीं था, और हमने हमारी जिंदगी में तो कभी नहीं देखा। उस पर कुछ कविताएं मैंने लिखी थी, उसमें एक गीत भी था। वो एक गीत मैं आपके सामने बीच में पढ़ रहा हूं। मिथिलेश जी, इजाजत है गीत पढ़ने की? तुम न समझे गांव, तुम न समझे गांव को समझाने आ गए। तुम न समझे गांव को समझाने आ गए। कांधों पे रख के खेत वो सड़कों पे छा गए। तुम न समझे गांव, धरती का सीना चीर कर देते रहे जीवन। धरती का सीना चीर कर देते रहे जीवन। तारीख ही लिखेंगे जब लिखने पे आ गए। तुम न समझेगा। बन देखिए, रचते रहे जो स्वांग होने का देश भर, रचते रहे जो स्वांग होने का देश भर। मंदिर के नाम मस्जिदें डहाने पे आ गए। तुम न समझे गांव समझाने आ गए। कांधों पे रख के खेत वो सड़कों पे आ गए। तुम न समझे गांव। रास्ते कितने गिनाए जुल्म हम, फहरिस्त बड़ी है। कितने गिनाए जुल्म हम, फहरिस्त बड़ी है। तुम सुन न सकोगे जो सुनाने पे आ गए। तुम न समझेगा। अच्छा नहीं गुरूर बुलंदियों का इस तरह। अच्छा नहीं गुरूर बुलंदियों का इस कदर। शहरा से पूछ कितने समंदर समा गए। तुम न समझेगा हम समझाने आ गए। कांधों पे रख के खेत वो सड़कों पे छा गए। तुम न समझेगा। और अंतिम है, बहुत सुंदर। झुकना नहीं मंजूर भले कट जाएंगे। झुकना नहीं मंजूर भले अब कट जाएंगे। पग बांध करके जट्टा अपनी पे आ गए। तुम न समझेगा समझाने आ गए। कांधों पे रख के खेत वो सड़कों पे छा गए। तुम न समझेगा। अब एक कविता मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। कविता का शीर्षक है दुख, पेड़, पर्वत और हम। जीवन में दुखों का, प्रकृति का और हमारा द्वंद्वात्मक संबंध रहा है।
तो प्रकृति के बिंबों के साथ मिलाकर के मैंने अपने अनुभूति आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं मैं। दुखों की बहुत बड़ी श्रृंखला है, दुखों की बहुत बड़ी श्रृंखला है, जैसे छोटे पर्वत से लेकर एवरेस्ट तक। दुख पर्वत की तरह ठंडे होकर भी मन को विचलित कर सकते हैं, दुख पर्वत की तरह ठंडे होकर भी मन को विचलित कर सकते हैं। दुख पेड़ों की तरह हरे भी हो सकते हैं, दुख पेड़ों की तरह हरे भी हो सकते हैं, लंबे घने भी, शीतल छांव लिए पतझड़ में झड़ते हुए भी। दुख हवा की तरह बहते रहते हैं, दुख हवा की तरह बहते रहते हैं, यहां से वहां तक, कल से आज तक, आज से अनंत काल तक, तुमसे मुझ तक, मुझसे तुम तक, उम्र भर तक। सावन में उभर आते हैं कुछ खास दुख, सावन में उभर आते हैं कुछ खास दुख, कुछ कड़कड़ाती ठंड में, कुछ आग उगलते जेठ में। इन सभी दुखों का जुआ कंधों पर डालकर वे आज भी जोत रहा है, इन सभी दुखों का जुआ कंधों पर डालकर वे आज भी जोत रहा है। रखवा दर रखवा डाल रहा है बीज, दे रहा है सदियों से पेड़ पर्वत सूरज की तरह, इस छोर से उस छोर तक। एक कविता कश्मीर पर है। हमने देखा 2 साल पहले से जो हालात बने और उसके बाद से जो स्थितियां चलती आ रही हैं, और उसमें बीच में फिर कोरोना भी शामिल हो गया। उस पर एक कविता है, उदास घाटी का गीत। स्कूल बैग उदास एक कोने में बैठे हैं, स्कूल बैग उदास एक कोने में बैठे हैं, टिफिन भी बाल बिखराए बैठा है, किताबें बेचैन हैं, उन्हें कोई बांच क्यों नहीं रहा, किताबें बेचैन हैं, उन्हें कोई बांच क्यों नहीं रहा। बच्चे गलियों में खेलने का उपक्रम कर रहे हैं, खाली स्कूलों की आंखें पथरा गई हैं। धीरे धीरे शीत उतर रहा है डल झील पर, शिकारे सांस रोककर बैठे हैं। न घर छीना गया है, न जायदाद ऐसा क्या गया है, तमाम सरकारी घोषणाओं के बावजूद उदास कर गया है घाटी। ऐसा क्या गया है, तमाम सरकारी घोषणाओं के बावजूद उदास कर गया है घाटी। उदास हैं बच्चे बस्ते टिफिन शिकारे टट्टू पिट्ठू और सेब के बगीचे। उदास हैं बच्चे बस्ते टिफिन शिकारे टट्टू पिट्ठू और सेब के बगीचे। सोनमर्ग खिलनमर्ग गुलमर्ग चार चिनार भी ग्लेशियर और सेबों के मौसम में। कोई तो बांध दो ये खामोशी की इबारत, कोई तो बांध दो ये खामोशी की इबारत, बच्चों के लिए जन्नत से दोजख में बदलती घाटी में। मैं क्योंकि राजस्थान से आता हूं और राजस्थान का एक बड़ा इलाका थार है जहां रेत ही रेत है, तो एक बिंब में वहां का एक रख रहा हूं आपके सामने कि असल में वो थार क्या है। सरहद की ओर जाती सड़क जहां खत्म होती है जैसाना की भूमि, सरहद की ओर जाती सड़क जहां खत्म होती है जैसाना की भूमि, वहीं से शुरू होता है सिंध, वहीं से शुरू होता है सिंध। सिंध के रास्ते से ही आते थे अरब से। कहते हैं मूमल की प्रेम कथा भी जवान हुई थी इसी रास्ते, कहते हैं मूमल की प्रेम कथा भी जवान हुई थी इसी रास्ते। आज भी थोर की कतारें खड़ी हैं अभिवादन करती, आज भी थोर की कतारें खड़ी हैं अभिवादन करती, लहरों के निशान छोड़कर
समुंदर रूठ कर बैठा है पाताल में। हवा भी माथा चूम कर गुजर जाती है, चुरा कर रूप इस बस्ती का रखाती है उस बस्ती में। जब भी कोई गुजरता है यहां से, लाड़ से आंचल फेंक देती है उसके आगे, जैसे कहती हो ठहर जा रे परदेसी, जैसे कहती हो ठहर जा रे परदेसी। जिसने देखे हैं 71 और 65 के युद्ध, जिसने देखे हैं 71 और 65 के युद्ध, उसी की गोद में पलते खेलते हैं मेमने। कुलाचे भरते हैं हिरन, बोर्डी की बाहें हमें, और ये पागल हुई जाती है बात्सल्य में। इतनी स्मृतियों को समेटे मौन हो जाती है थार की धरती, कुछ पढ़ अमावस की लेना। रात। इतनी स्मृतियों को समेटे मौन हो जाती है थार की धरती, अमावस की रात। और मैं पेशे की वजह से जिस पर्वे से जुड़ा रहा हूं, वहां का एक छोटा सा बिंब आपके सामने मैं रख रहा हूं। सरिया काटता लड़का, एक छोटी सी कविता है, सरिया काटता लड़का। सरिया काटता हुआ लड़का जानता है सरिये का मिजाज। सरिया काटता हुआ लड़का जानता है सरिये का मिजाज। उसे मालूम है कहां से काटना है, कहां से मोड़ना है सरिया, भले ही ठीक से ना पता हो अपनी उम्र। उसे मालूम है कहां से काटना है, कहां से मोड़ना है सरिया, भले ही ये ठीक से पता ना हो अपनी उम्र। पर मालूम है कहां लगानी है गुंडी, पर मालूम है कहां लगानी है गुंडी। कटर से काट डालता है मोटे मोटे सरियों के पेट। अट्टालिकाओं की छतों के लिए कांप उठता है लोहा उसके घन से प्रहार, कांप उठता है लोहा उसके घन के प्रहार से। वह जानता है पेट का जीव विज्ञान, वह जानता है पेट का जीव विज्ञान। उसकी उम्र 14 बरस से भी नहीं है अभी, उसकी उम्र 14 बरस भी नहीं है अभी, लेकिन सरियों की आंतड़ियों को मोड़ देता है। कार्बन से बनता है लोहा और लोहे से बनता है उसके चूल्हे का कार्बन। कार्बन से बनता है लोहा और लोहे से बनता है उसके चूल्हे का कार्बन। इसीलिए वह काट डालना चाहता है जीवन की तमाम बेड़ियां बचपन। एक कविता और, पिछले दिनों एक घटना हुई उत्तर प्रदेश में, और वह घटना ये थी कि मिराज से हमारे प्रधानमंत्री उतरे। वो घटना जब देखी तो मुझे अपने बारे में भी खराब लगा। और मैं जानता हूं कि कोई भी इंजीनियर, कोई भी डॉक्टर, तंत्र का कोई भी हिस्सा टूल होते हैं। वहां से एक कविता मैंने उठाई और इंजीनियर के माध्यम से अपनी बात कहने की कोशिश की है। कविता है, सुनो इंजीनियर, सुनो इंजीनियर, ये सड़क तुमने लड़ाकू विमानों को रेंगने के लिए बनाई। सुनो इंजीनियर, ये सड़क तुमने लड़ाकू विमानों को रेंगने के लिए बनाई, या सियासी कर्तव्यों के लिए, कोई फर्क नहीं। सुनो इंजीनियर, ये सड़क तुमने लड़ाकू विमानों को रेंगने के लिए बनाई, या सियासी कर्तव्यों के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। यकीनन खून पसीने से सने सीने पर बिछी है, यकीनन खून पसीने से सने सीने पर बिछी है। जिसे छन्नी किया जा रहा है उसी के चलने की मनाही है, उसी के चलने की मनाही है जिसका कलेजा चीर कर बनाया गया था राजमार्ग। उसी के चलने की मनाही है जिसका कलेजा चीर कर बनाया गया राजमार्ग।
हजारों खलियान दफन हैं जिसके नीचे, हजारों खलियान दफन हैं जिसके नीचे, दबी भी होंगी पूर्वजों की आकांक्षाएं। सुनो इंजीनियर, कैसा है तुम्हारा अविकल्पन? सुनो इंजीनियर, कैसा है तुम्हारा अविकल्पन? विकास के पिछवाड़े लड़ाई की सहूलियत देता है। कैसा है तुम्हारा अविकल्पन? विकास के पिछवाड़े लड़ाई की सहूलियत देता है। अरे तुमसे अच्छा तो संपत कुम्हार ही रहा, अरे तुमसे अच्छा तो संपत कुम्हार ही रहा, जो केलू बनाते हुए जिसके ख्याल में रहा चूता हुआ छप्पर। केलू बनाते हुए जिसके ख्याल में रहा चूता छप्पर। बनाओ कभी ऐसी छत भी जिससे रिश्ते ना हो दुख, बनाओ कभी ऐसी छत भी जिससे रिश्ते ना हो दुख। जानते हो इंजीनियर, तुम्हें, मुझे और बाकी सबको सिर्फ ताली बजाने की आजादी है। जानते हो इंजीनियर, तुम्हें, मुझे और बाकी सबको सिर्फ ताली बजाने की आजादी है। लिख भी सकते हो बंद कमरे में कविता खुले आकाश के रुदन की, पर यह कलंक इससे धुलेगा नहीं अश्वत्थामा। एक कविता सॉफ्ट टोन की है और मानवीय रिश्तों से जुड़ी हुई एक कविता है, मोतियाबिंद। उसकी आवाज से बनती चली आती है मुकम्मल तस्वीर माँ की। उसकी आवाज से बनती चली आती है मुकम्मल तस्वीर माँ की। माँ का दिया हुआ जीवित वरदान है, माँ का दिया हुआ जीवित वरदान है। जिसकी आंख का ऑपरेशन होना है, मेरे लिए माँ की आंख है। जिसकी आंख का ऑपरेशन होना है, मेरे लिए माँ की आंख है, और बच्चों के लिए बुआ। बरसों पहले हर साल गांव से आती थी हमारी बुआ। बरसों पहले हर साल गांव से आती थी हमारी बुआ। स्मृति में टके हैं स्वर्ण मुद्राओं से उसके हाथ के बने घी के लड्डू। कौन सा बर्नियर बना है उस आत्मीयता को नापने का? कौन सा बर्नियर बना है उस आत्मीयता को नापने का, जो उम्र के उत्तरकाल तक अक्षुण है, जो उम्र के उत्तरकाल तक अक्षुण है, उसके न रहने के बाद भी। कद में बहुत छोटी पर कायदे में बड़ी थी बुआ। कद में बहुत छोटी पर कायदे में बड़ी थी बुआ। लाड में जैसे लौनी घी की मलेरिया, ठीक से चल नहीं पाने के बावजूद दौड़ी चली आती थी हर साल। ठीक से चल नहीं पाने के बावजूद दौड़ी चली आती थी हर साल। वही निश्चल प्रवात बहकर आ पहुंचा है बच्चों की बुआ तक। वही निश्चल प्रपात बहकर आ पहुंचा है बच्चों की बुआ तक, जिसकी शिकायत से डर जाता हूं, जिसकी शिकायत से डर जाता हूं मैं। जैसे आकाश से आंख तरे रही हो मां, जैसे आकाश से आंख तरे रही हो मां। चाहता हूं छट जाए धुंधल का उसकी खिड़की का, पारदर्शिता से देख सके आर पार जीवन। और भौजाई से कह उठे, छोटी आजकल तू मेरा फोन नहीं उठाती। और भौजाई से कह उठे, छोटी आजकल तू मेरा फोन नहीं उठाती। और पत्नी डरती और सचाती कहे, माफ करना दीदी, और हंस पड़े। जैसे झूठ मूठ की लड़ाई हो, जैसे झूठ मूठ की लड़ाई हो। वह छोटी है लेकिन मैं कभी बड़ा नहीं हुआ उससे। वह छोटी है लेकिन मैं कभी बड़ा नहीं हुआ उससे। यह बतरावन जारी रहना एक नदी का बहना है। यह बतरावन जारी रहना एक नदी का बहना है, जिसकी तरावट पहुंच रही है नई पीढ़ी तक। उम्र का तकाजा है, उम्र का तकाजा है। कल मेरी आंख में भी हो सकता है मोतियाबिंद।
कल मेरी आंख में भी हो सकता है मोतियाबिंद, ऐसा जाला ना पड़े कि देख ना सकूं उसकी आंखों के कोटर में जा। एक कविता और व्यंग्य की कविता ही है, पॉलिटिकल सटायर की, राजा की हंसी। जब सूरज हंसा तो धरती नहाई रोशनी की किरणों से। जब सूरज हंसा तो धरती नहाई रोशनी की किरणों से और जाग उठा कड़कड़। जब बादल हंसा, धरती की गोद में गिरी बरखा की पहली बूंद, तो किसान का रोम रोम हंसा। घर से भागी लड़की हंसी, जब प्रेमी ने डाला मंगलसूत्र तो लड़की का पोर पोर हंसा। घर छोड़ घर छोड़कर भागे पिता के बेटे ने राग गाया, अलवेला सजन घर आयो रे। तो अभागी स्त्री के साथ राग स्वयं हंसा। तो अभागी स्त्री के साथ राग स्वयं हंसा। ठूठ होते जीवन पर फिर उगी कौपल, चौराहे पर कार से झांकते हुए नन्हे बच्चे की हथेली पर सिक्का गिरा तो गुब्बारा हंसा। चौराहे पर कार से झांकते हुए नन्हे बच्चे की हथेली पर सिक्का गिरा तो गुब्बारा हंसा। आसमान गुब्बारों से भर गया, गुब्बारों की हंसी से आसमान हंसा। दिवाली की खबर सुनी तो चाक हंसा। दिवाली की खबर सुनी तो चाक हंसा। कुम्हार के इशारे पर घूम घूम कर करता रहा कत्थक, बाती के घर बनने तक दिया खिलखिलाकर हंसा। कुम्हार के इशारे पर घूम घूम कर करता रहा कत्थक, बाती के घर बनने तक दिया खिलखिलाकर हंसा। तुम हंसे राजा तो दूर तक कांपी धरती। तुम हंसे राजा तो दूर तक कांपी धरती। उन्नाव के बलात्कार के बाद, मुजफ्फरनगर मुजफ्फरनगर के दंगों के बाद, देश को बेचते हुए हंसी को कैद कर हंसे तो हिटलर बहुत याद आए। देश को बेचते हुए हंसी को कैद करके हंसे तो हिटलर बहुत याद आए। तो हंसे तो सिर्फ तुम ही हंसे। तुम हंसे तो सिर्फ तुम ही हंसे, क्योंकि ये राजा की हंसी थी। तुम हंसे तो सिर्फ तुम ही हंसे, क्योंकि ये राजा की हंसी थी, जिसमें दब गई थी असंख्य सिसकियां। पर कौन जाने राजन, किस छुपी में किस हंसी में छुपे हो सकते हैं। पर कौन जाने राजन, किस हंसी में छुपे हो सकते हैं महाभारत के बीच। अगर समय है तो और मैं एक दो कविताएं पढ़ लूं। जी, एक दो नहीं, और पढ़िए आप, समय बहुत है। जी अभी तो आपने पढ़ी ही नहीं चलता है। जी जी जी। हाँ, आप पढ़ें, कम से चलिए, कम 15 मिनट कविताएं पढ़ें, घड़ी देख लीजिए। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ जी, स्वागत है। मैं एक कविता पढ़ता हूं। खंडहर होता मकान। खंडहर होता मकान, धड़ धड़ की आवाज के साथ शुरू हुई कपाल क्रिया। हम्म, धड़ धड़ की आवाज के साथ शुरू हुई कपाल क्रिया। धीरे धीरे उधेड़ दी गई पूरी छत। दीवार ढहाने से पहले आरा चला अशोक पर। दीवार ढहाने से पहले आरा चला अशोक पर, जिसकी बंदरवान बनाते थे त्योहार पर। फिर वो कंगूरे नेस्तनाबूद हुए, जिन पर बैठा करते थे कब्बू के जोड़े। भांप गए होंगे आने वाला खतरा, जैसे उड़ गई थी बयाएं चंबल पुल ढहने से पहले। जैसे भांप गई थी बयाएं
चंबल पुल ढहने से पहले, मतलब पक्षी कभी भी असुरक्षित भवन में नहीं रहते हैं। उनके पास ये सेंस होता है कि वो जैसे ही उनको पता लगता है कि असुरक्षित है तो वो जगह छोड़ देते हैं। फिर वो कंगूरे नेस्तनाबूद हुए जिन पर बैठा करते थे कब्बू के जोड़े, भाप गए होंगे आने वाला खतरा, जैसे उड़ गई थी बयाएं चंबल पुल ढहने से पहले। कौन समझा है विस्थापन की पीड़ा 47 से अब तक। कौन समझा है विस्थापन की पीड़ा 47 से अब तक। अगले दिन घर के सीने पर गड़ा दिए जेसीबी ने दांत। अगले दिन घर के सीने पर गड़ा दिए जेसीबी ने दांत। ध्वस्त हो चुकी है मेहमानों की बैठक। वैसे ही अब कौन जाता है बिना काम किसी के घर। वैसे ही अब कौन जाता है बिना काम किसी के घर। जेसीबी की गिरफ्त में आ चुका था पूरा मकान। अब जेसीबी की गिरफ्त में आ चुका था पूरा मकान। रिश्तों के मसाले का बंद तार तार हो रहा था। रिश्तों के मसाले का बंद तार तार हो रहा था। खिरखिर कर गिरता रहा खून पसीना। वह आला भी ना रहा जिसमें किताबें बतियाती थी। वह आला भी ना रहा जिसमें किताबें बतियाती थी। मलबे में तब्दील हो चुकी थी गुड्डे गुड़िया की शादी की जगह। मलबे में तब्दील हो चुकी थी गुड्डे गुड़िया की शादी की जगह। मलिका ढूंढती है सीढ़ियों के नीचे अपने सोने की जगह। मलिका ढूंढती है सीढ़ियों के नीचे अपने सोने की जगह, जो उतर के पाताल जा चुकी है। हवा बोराई सी आती है चली जाती है। हवा बोराई सी आती है चली जाती है। वह चौक जिसमें हिंडोला गड़ा करता था सावन में। वह चौक जिसमें हिंडोला गड़ा करता था सावन में। टेसू और कोड़ों से खेली जाती थी होली, अब नहीं है वहां। नहीं है वह रसोई जिसमें चक्की चलाती थी माँ। रई की आवाज से आ जाता था लौनी घी का स्वाद। नहीं है वह रसोई जहां चक्की चलाती थी माँ। रई की आवाज से आ जाता था लौनी घी का स्वाद। नहीं है वह सिलबट्टा जो माँ की उंगलियों पर थिरकता था, कुछ भी नहीं है वहां। वह कमरा जिसमें बांट लिया करते थे संताप माँ से पिता। वह कमरा जिसमें बांट लिया करते थे संताप माँ से पिता। जिसकी छत की पट्टियों में नम आंखों से ढूंढते थे माँ का अक्स, वह भी नहीं है वहां। नहीं है वहां 8x9 का कमरा। नहीं है वहां वह 8x9 का कमरा जिसमें एक दुल्हन ने सुहागरात मनाते हुए सुना पड़ोस की हवेली का रुदन। जिसमें एक दुल्हन ने सुहागरात मनाते हुए सुना पड़ोस की हवेली का रुदन। मैं कमरे के न होने से भयभीत नहीं हूं। मैं कमरे के न होने से भयभीत नहीं हूं। भयभीत हूं एक दिन वह घर मेरा नहीं रहा होगा। एक दिन वह घर मेरा नहीं रहा होगा। फिर मोहल्ला मेरा नहीं रहेगा। एक दिन उस शहर में नहीं होगा मेरा कोई नाम लेवा। स्मृतियां हो रही हैं लहूलुहान। स्मृतियां हो रही हैं लहूलुहान। तमाम सूत्रों के उड़ गए हैं पर कच्चे। तमाम चीजें हो गई हैं स्मृतियों के हवाले। एक दिन स्मृतियां भी दफन हो जाएंगी किसी विस्थापित के साथ। एक दो तीन कविता है जो एक प्रणय की कविता है। एक है 60 पार। चली गई कपास अपनी गर्माहट देकर। चली गई कपास अपनी गर्माहट देकर। मावट कर गई अमृत
वर्षा सरसों फिर पूरे यौवन पर है। मावट कर गई अमृत वर्षा सरसों फिर पूरे यौवन पर है। सूरज की किरणें चूम रही हैं देरी, तब भी उम्र का सूरज थक कर ढलने को है। सूरज की किरणें चूम रही हैं देरी, तब भी जब उम्र का सूरज थक कर ढलने को है। तुम्हारा एक चुम्बन मुझ में भर देता है असंख्य तारों की चमक। मैं उसके सहारे निकल पड़ता हूँ तिमिर हरण के लिए, निकल पड़ता हूँ तिमिर हरण के लिए। दो कविता हैं उत्तर काल प्रणय शीर्षक से। पहली है, और गाढ़ा हो गया है देह के उस पार आत्मा को छू गया है। और गाढ़ा हो गया है देह के उस पार आत्मा को छू गया है। दे गया है ऊर्जा कुछ और जीने की, दे गया है ऊर्जा कुछ और जीने की। घुल चुकी है सारी कड़वाहटें, बाकी रहा है बस प्रेम। घुल चुकी है सारी कड़वाहटें, बाकी रहा बस प्रेम। जैसे फेंट कर बनाई गई काफी का एक घूंट, जैसे फेंट कर बनाई गई काफी का एक घूंट। दूसरी कविता है, देह से जब देह दूर हो गई। दूसरी कविता है, देह से जब देह दूर हो गई आत्मा से आत्मा का है मिलन। देह से जब देह दूर हो गई आत्मा से आत्मा का है मिलन। एक सोता फूटता है, एक सोता फूटता है और मैं भीगता। एक सोता फूटता है और मैं भीगता हूं। तरबदर होता है बदन, मौन की भाषा नजर कुछ कह रही है। इस तरह कुछ कहानी बन गई। मौन की भाषा नजर कुछ कह रही है, इस तरह कुछ कहानी बन गई। एक घटना हुई थी बांग्लादेश में। एक बच्ची की उंगलियां काट दी गई थी, एक स्त्री की, और इसलिए काट दी गई थी कि वो आगे पढ़ना चाहती थी। कई बरस पहले मैंने एक कविता लिखी और उस कविता का शीर्षक है चीख। एक चीख जिसका ना हाथ है ना पैर, एक चीख जिसका ना हाथ है ना पैर। उंगलियां भी हो गई हैं नख विहीन, हवा पर सवार धकेलते हुए सरहदों की बाढ़। पहुंच गई है बताने नई इबारत की हत्या का सच। हवा पर सवार धकेलते हुए सरहदों की बाढ़। पहुंच गई है बताने नई इबारत की हत्या का सच। वो नर्म हथेली जिस पर भरोसा कर सकती थी दूसरी, वो नर्म हथेली जिस पर भरोसा कर सकती थी दूसरी। वो उंगलियां जिनमें पिरोई गई थी मोहब्बत, वो बन सकती थी गर्म एहसास। जो बन सकती थी गर्म एहसास, जिसके पैरों पर नाच सकती थी हिना, जिसके पैरों पर नाच सकती थी हिना। थाम भी सकती थी तूल का, भर सकती थी जीवन में रंग। फिर कुचल दी सामंती दम ने, फिर कुचल दी सामंती दम ने। नहीं जानते थे हत्यारे हाथ, एक तीली ने सुलगाए हैं सैकड़ों हवन कुंड। जिसके ताप में भस्म होंगी सामंती कुंठाएं। नहीं जानते थे हत्यारे हाथ, एक तीली ने सुलगाए हैं सैकड़ों हवन कुंड। जिसके ताप में भस्म होंगी सामंती कुंठाएं। कब तक कत्ल होते रहेंगे स्वप्न, कब तक कत्ल होते रहेंगे स्वप्न। कब तक रुकेंगे हर्फ दर हर्फ बढ़ते कदम। क्या मलाला रुकी आतंकियों की गोली से? दिल्ली की सड़कों पर चीखती लड़कियों में तुम भी कहीं हो।
दिल्ली की सड़कों पर चीखती लड़कियों में तुम भी कहीं हो, मुझे तुम्हारा नाम भी याद नहीं रहा, मुझे तुम्हारा नाम भी याद नहीं रहा। लोग भी भूल गए होंगे, लेकिन भुलाया ना जा सकेगा। जुल्म के खिलाफ खिलाफ तुम्हारा जज्बा याद रहे, जुल्म के खिलाफ तुम्हारा ये जज्बा याद रहेगा। ढाका की मलमल और मुजीब के बलिदान की तरह इतिहास बन देता, लेकिन भुलाया ना जा सकेगा। जुल्म के खिलाफ तुम्हारा जज्बा याद रहेगा। ढाका की मलमल और मुजीब के बलिदान की तरह इतिहास बन देता। जो एक मूल्य है हमारे जीवन से जो बराबर छूटता जा रहा है, संवादहीनता बढ़ रही है। उस संवादहीनता को लेकर के एक कविता है मेरी, खतों किताबत। कहते हैं बदल गई दुनिया, कहते हैं बदल गई दुनिया। पोस्ट ऑफिस में बुक होती थी ट्रंकाल, आधे घंटे कभी घंटों बाद आती थी आवाज, बात करो बनारस का कॉल लग गया। बुक होती थी ट्रंकाल, आधे घंटे कभी घंटों बाद आती थी आवाज, बात करो बनारस का कॉल लग गया। कितने दूर होते थे रात में भरतपुर से भुसावल, सीधी आड़ी लाइनों से भर जाता था अंतरदेशीय पत्र, सीधी आड़ी लाइनों से भर जाता था अंतरदेशीय पत्र। फिर भी छूट ही जाता था कुछ अनकहा, फिर भी छूट ही जाता था कुछ अनकहा। आपात समय में दिए जाते थे तार, तार एक अदृश्य भय, जैसे बम पिन खुलते ही फट जाएगा, चिंतियां बिखर जाएंगी सपनों की। खतों से बहती आई परंपरा की एक नदी, खतों से बहती आई परंपरा की एक नदी। नेहरू ने लिखे पत्र पुत्री के नाम, गोरखी ने लेनिन के नाम, दुनिया भर के प्रेमियों ने प्रेमिकाओं के नाम। खतों में रहा प्रेम सीप में मोती की तरह, खतों में रहा प्रेम सीप में मोती की तरह। खत ही खोलते हैं निराला का संघर्ष, खत ही खोलते हैं निराला का संघर्ष। मुक्तिबोध के अंधेरे का उजास, बिहारी के खत ने ही खोली जयसिंह की आंखें। जो कह नहीं पाए वह खत में उतरा, जो खत में छूटा फिर कहा नहीं गया। जो कह नहीं पाए वह खत में उतरा, जो खत में छूटा फिर कहा नहीं गया। खत कभी नहीं होते बासी, खत कभी नहीं होते बासी। एक पढ़ते ही लौट आता है वियतनाम युद्ध का समय, कटे हुए कोने में होती है एक उदास कविता, कटे हुए कोने में होती है एक उदास कविता। उदास दिनों में एक अनुपम मित्र है खत, खतों में जीवित है स्मृतियों की दुनिया, खतों में जीवित है स्मृतियों की दुनिया। स्मृतियां रह गई हैं खतों की, कुछ जगह के रह गए हैं पते भर, कुछ जगहों के रह गए हैं पते भर। एक चिट्ठी की आस में गुजर जाती है उम्र, एक चिट्ठी की आस में गुजर जाती है उम्र। एक चिट्ठी हो जाती है उम्र भर का आसरा। और एक कविता और मैं पढ़ देता हूं। अगर चेहरा होता। बहुत बार ये होता है कि हम यकीन नहीं करते, और हालात भी ऐसे हैं कि अब यकीन कोई सहज कहता भी है और सच भी बोलता है तो यकीन नहीं होता। वहां से मैंने ये कविता उठाई है।
और ये कविता असल में मैं बस में बैठा था और मंडी हाउस के सामने से पहले की बात है, और एक लड़का मेरे बगल में बैठा था जो मंडी हाउस जा रहा था, रंगकर्मी था वो, और मुझे आगे जाना था। तो मैं उससे पूछ रहा था, मैं नया था दिल्ली के लिए, तो मैं पूछ रहा था फला स्टेशन कब आएगा, फला स्टेशन कब आएगा, तो वो बता रहा था। तो उसको लग रहा था कि मैं शायद विश्वास नहीं कर रहा हूँ। तो वहां से ये एक बहुत छोटी सी कविता है, अगर चेहरा होता, ये कविता का शीर्षक है। सच का नहीं होता चेहरा, न कोई रंग न कोई महक। सच का नहीं होता चेहरा, न कोई रंग न कोई महक। सच का होता कोई चेहरा जिस पर होती दो आंख, एक नाक, उस पर होता एक दिल भी, जिसको देखकर कह सकते ये सच है। जिसको देखकर कह सकते ये सच है। नहीं होता संशय वह शख्स बोल रहा है या झूठ। गीता और कुरान पर हाथ रखकर नहीं बोल पाते हम असंख्य झूठ। गीता और कुरान पर हाथ रखकर नहीं बोल पाते हम असंख्य झूठ। खत्म हो जाता झूठी गवाहियों का व्यापार। अगर सच का होता कोई रंग, अगर सच का होता कोई रंग सरसों के फूल से भिन्न। अगर सच का होता कोई रंग सरसों के फूल से भिन्न, बहुत कारगर होता। अगर सच का होता कोई रंग सरसों के फूल से भिन्न, बहुत कारगर होता। क्योंकि अब झूठ पकड़े जाने पर भी नहीं होते चेहरे सफेद। क्योंकि अब झूठ पकड़े जाने पर भी नहीं होते चेहरे सफेद। प्यार में धोखा खाने का नहीं होता मलाल, सारा खान को पता होता अलगाव का सच। कैसे छुरा घोंप पाता कोई अपने की पीठ में, इतिहास में नहीं दर्ज होते कुछ युद्ध। कैसे खुरा छुरा घोंप पाता कोई अपनों की पीठ में, इतिहास में नहीं दर्ज होते कुछ युद्ध। सच की होती कोई महक, सच की होती कोई महक, हर श्रृंगार से अलग सुगंधित हो जाता पिटान। नहीं कहना पड़ता मंडी हाउस के रंगकर्मी को, मेरा यकीन करो मैं सच बोल रहा हूँ। सच खुद ब खुद बोलता, अगर होता कोई चेहरा रंग महक। और बस सर, नहीं, एक याद आध है। और पढ़ना है तो पढ़े, टाइम तो कोई ज्यादा नहीं हुआ है, अब पढ़ें। चलिए, तो एक एक बहुत छोटी कविता है, इसी इसी तरह की कविता है। यकीन। अपने हाथों में हाथ लेकर उसने 3 बार कहा। अपने हाथों में हाथ लेकर उसने 3 बार कहा, मेरा यकीन करो मैं तुमसे प्यार करता हूं। अपने हाथों में हाथ लेकर उसने 3 बार कहा, मेरा यकीन करो मैं तुमसे प्यार करता हूं। उसका शक यकीन में बदल गया और वह चली गई। वाह। उसका शक यकीन में बदल गया और वह चली गई। अंत में एक कविता, फाइलें हैं। दरअसल हम लोग जो दफ्तरों में काम करते हैं तो ढेरों फाइलें हुआ करती हैं, और हर दफ्तर में फाइल हुआ होती हैं। तो वहां से कुछ बिंब मैंने लिए हैं। कविता है फाइलें। घड़ी के 9:30 बजाते ही दफ्तर के सभी कमरों में हो जाती है चहल पहल। फाइलें सज धज कर तैयार हो जाती हैं। फाइलें सज धज कर तैयार हो जाती हैं, जैसे बच्चे खड़े होते हैं स्कूल वैन, ऑटो रिक्शा या बस के इंतजार में। कुछ फाइलें जो नहीं जाना चाहती कर देती हैं बीमारी का बहाना।
कुछ फाइलें जो नहीं जाना चाहती कर देती हैं बीमारी का बहाना। क्या पता इसको क्या ग्रेड मिलता है, क्या पता किसको क्या ग्रेड मिलता है। किसी को प्लीज डिस्कस, किसी को मे अप्रूव, किसी की किस्मत में पड़ा है कि पेंडिंग, किसी की किस्मत में लिखा है कि पेंडिंग। कुछ तो बिना मेहर के कहीं नहीं जाती, कुछ तो बिना मेहर के कहीं नहीं जाती। कुछ परेशान है उल जरूर टिप्पणियों से पर कह नहीं पाती, कुछ परेशान है अपने वजन से, कुछ तेज तर्रार घूम आती हैं छोटे दफ्तर से सचिवालय तक, कुछ उम्र कैद की सजा काट रही हैं अलमारी के एक कोने में। वाह, बहुत अच्छे। कुछ उम्र कैद की सजा काट रही हैं अलमारी के कोने में। शाम होते ही जब खाली होते हैं दफ्तर, नाचती गाती और मस्ती करती होंगी जैसे बच्चे करते हैं मास्टर जी के क्लास से जाते ही। शाम होते ही जब खाली होते हैं दफ्तर, नाचती गाती और मस्ती करती होंगी जैसे बच्चे करते हैं मास्टर जी के क्लास से जाते ही। सोचता हूँ रात के सन्नाटे में भूतों की तरह फाइलों से निकलकर मसलात बतियाते होंगे। सोचता हूँ रात के सन्नाटे में भूतों की तरह फाइलों से निकलकर मसलात बतियाते होंगे। कुछ अनसुलझे सवाल कह कहे लगाते होंगे। कुछ से मिलने हवा आती होगी खिड़की के रास्ते, कुछ से मिलने हवा आती होगी खिड़की के रास्ते, कुछ से चांदनी करती होगी अठखेलियां, कुछ की तन जाती होंगी मुट्ठियां, बोलना चाहती होंगी शोषण के खिलाफ, दबी हुई चीख लिए सो जाती होंगी, फिर कतारबद्ध होती होंगी स्कूल जाने की। ये बहुत कविता अच्छे, है। बहुत अच्छे। तो हरीश करमचंदानी जी कुछ बोलना चाहते हैं, बोलेंगे क्या हरीश जी? हरीश जी, हरी जी ने शायद म्यूट किया हुआ है। वो तो वही है। तोड़ेंगे। हाँ, आवाज हाँ आ रही हाँ है मेरी अभी? हाँ बिल्कुल हाँ, आ रही है, बिल्कुल। सब आ रही है, जी हाँ जी। जी। बोलिए। हाँ, कविताएं रियली बहुत अच्छी कविताएं हैं ये सभी। और खास करके जो खंडहर मकान को जो है वो तो ऐसा लगता है जैसे हमारी अपनी कहानी है। जी जी मैं एक जिसे कहते हैं कि सिंधी हूँ, और सिंध हम्म से जो विस्थापन हुआ तो वो हम्म पूरी, हम हालांकि भारत में ही जन्मा हूं मैं, लेकिन पिता और दादा वहीं से आए थे, और जिस तरीके की स्थितियों को उन्होंने झेला था। फिर जोधपुर में हमारा अपना मकान था, किन्हीं परिस्थितियों उसे मुझे बेचना पड़ा, वहाँ छोड़ना पड़ा मुझे उसे। तो वो तमाम चीजें आंखों के सामने घूमने लगी। बहुत ही, जिसे कहते हैं ना कि एक वास्तविक कविता लगी। इसके अलावा जो कुछ आत्मीय कविताएं तो इतनी सुंदर बनी है कि ये एक, इसमें इस तरह की कविता मैंने राघवेंद्र जी के मुंह से पहली बार सुनी है, और मुझे बहुत अच्छी लग रही है। बस यही कहना था जी, मुझे। शुक्रिया 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 हरीश जी शुक्रिया। आपका। कुछ कविताएं मैंने पहली बार ही पढ़ी हैं इसमें से असल में। हाँ, मुझे वो जी लगा कि पढ़ने वाली, और ये कुछ कविताएं तो आपने बिल्कुल पहली बार मैंने सुनी, है जी ना। जी जी और बहुत अद्भुत और बिल्कुल अलग किस्म की एक मिठास लिए हुए कविताएं थी। जी जी हालांकि उसके अंदर भी वो स्वर आ जाते हैं, जी लेकिन अद्भुत कविताएं थी वो। जी जी ये फाइलें कविता भी बहुत अच्छी है। जी जी अब देखिए, वो शायद इस तरह के बिंब कविता में पहली बार ही आए होंगे। जी जी जी। ये फाइलें कविता सरकारी काम काज पर भी हाँ जी जी। टिप्पणी करती है। हाँ, जब और उसमें वो पंक्ति तो बहुत अच्छी है कि कुछ फाइलें अलमारी में दबी रह हाँ, जाती हैं जो, है ना। जी जी। और अन्याय अच्छी कविता। झेल रहे लोगों हाँ। की भी व्यथा ये कविता सुनाती है। जी जी आज 2022 का पहला दिन है, और पहले दिन हमने इतनी अच्छी कविताएं सुनी राघवेंद्र रावत जी से। इसमें मनुष्य के दुख की अद्भुत कहानियां आती हैं। कोरोना से शुरू करते हैं और किसान आंदोलन में आते हैं। ये
मधु शर्मा जी कुछ बोलना चाहती हैं? माधुरी जी बोलना चाह रही माधुरी शर्मा जी 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 कुछ बोलना चाहती हैं? जी जी, जी, नमस्कार आप सब लोगों को। पहले स्वागत तो है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना अच्छी शाम और नव वर्ष की पहले दिन ही इतनी खूबसूरत और इतनी अच्छी कविताएं सुनने मुझे मिली आप लोगों के द्वारा। मतलब जियाजी राघवेंद्र जी मेरे जियाजी लगते हैं और जी, इनको बहुत सुना भी है मैंने, पर आज पहली बार इतनी सारी कविताएं एक साथ मैं आज इनसे सुन पाई हूँ। और मतलब हर कविता जीवन के हर पहलू से मतलब इतने अभिन्न रूप से जुड़ी हुई है। और अब जो भी जन है, जैसे अभी हरीश जी बता रहे थे कि उन्होंने खुद को भी इन कविताओं से मतलब बिल्कुल उन सामीप्य पाया उनका, उनको लगा कि वो उन्हीं के जीवन दर्शन से जुड़ी हुई वो कविताएं हैं। तो मैं बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी राघवेंद्र जी आपका कि वाकई बहुत ही शुक्रिया माधुरी, मन शुक्रिया। स्पर्शी बहुत अच्छी अच्छा, कविता। अपना वीडियो ऑन करिए पहले आप, हाँ। ताकि सब लोगों को पता लगे माधुरी कौन है। जीजा जी मैं तबीयत ठीक नहीं है मेरी थोड़ी, तो थोड़ा अच्छा, चलिए, कोई बात नहीं, कोई जी बात नहीं। जी बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। खुश धन्यवाद रहिए आपको ना। जी, थैंक यू। तो जैसा माधुरी जी बता रही थी, नए साल के पहले दिन हमने एक अच्छी शाम बिताई राघवेंद्र रावत जी की कविताओं के साथ। राघवेंद्र जी ने कोरोना से शुरू किया, किसान आंदोलन और कई तरह के दुख की कहानी कहते हुए कश्मीर भी गए। कश्मीर भी उनकी कविता में आया और बच्चे भी आए। ये कैसा समय आया है जहाँ स्कूल बच्चों के इंतजार में है, किताबें बच्चों के इंतजार में हैं और बच्चे खामोश बैठे हैं। खामोशी की भी कविताएं आई जिसमें उनकी इबारतों के पढ़ने और समझने की बात हुई। देखिए, राजमार्ग पर विमान का उतरना, इस दुख को एक इंजीनियर कवि और आंदोलनकारी कवि ही समझ सकता है। पर यह प्रदर्शन नहीं है तो क्या है? आप चलने वाली सड़क पर आप बाईवान, तो फिर एयरपोर्ट और बाई सड़क में क्या फर्क रह जाएगा? ये सब कुछ मिटाया जा रहा है। ये बहुत अच्छा इमेज उठाया है राघवेंद्र जी ने अपने बिल्कुल सामयिक माहौल से। यह तमाशा एक तरह से, यह बिंब एक तरह से बतला रहा है कि सब कुछ गड़बड़ करने की पूरी कोशिश हो रही है। और यह कोशिश देखिए, ये जो लोग बिल्कुल इस बात को लेकर के उसको क्या बोलते हैं कि उनके मन में इतना अभिमान है कि हम सब कुछ कर सकते हैं और सब कुछ गड़बड़ कर सकते हैं, ऐसी विध्वंसक ऊर्जा जिन लोगों में भरी हुई है, वही लोग तकनीकी प्रौद्योगिकी को लेकर के भी अभिमान में डूबे हुए हैं। जी जबकि एक हेलीकॉप्टर क्रैश करता है और आपके सशस्त्र सैनिक मारे जाते हैं, तो ये अभिमान देश के लिए ठीक नहीं है, ये घमंड देश के लिए ठीक नहीं है। वो इमेज मुझे बहुत अच्छा लगा, राजमार्ग पर विराज का उतरना। जी, शुक्रिया। यह एक विध्वंसक दृश्य है। जैसे आप क्रैश के दृश्य देखते हैं, उससे कम भयानक यह दृश्य नहीं था, यह उससे भी भयानक दृश्य था। ये जातियां हैं जो हम लोग रोज सह रहे हैं। तो इस तरह से राघवेंद्र रावत की कविता में एक पॉलिटिकल सटायर भी है, जिसको वो खुद भी कहते हैं कि पॉलिटिकल सटायर। संवादहीनता पर बात हुई, यकीन करने पर बात हुई। यकीन हमारा कितना हिल गया है, कितना कम हो गया है।
तो आज हमने साल की शाम, पहली शाम राघवेंद्र राउत जी की कविताओं के सामने हमने सुनकर बिताया। बहुत अच्छा लगा, सबको अच्छा लगा होगा। चौहान साहब हमारे साथ में हैं। चौहान साहब कुछ कहना हाँ चाहें तो। हाँ, देवराज चौहान जी। चौहान जी शायद शायद वो बैठे बैठे नहीं। सुन नहीं रहे। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। जी चलिए। जी। जी हाँ सर। हाँ, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ। जी बताएं, जी बोलें। मेरे लिए ये पहला ही अवसर था इस तरह के ऑनलाइन कविता पाठ को सुनने का, और वो भी मेरे काफी करीब रहे हुए राघवेंद्र जी की तरफ से जो कविताओं को पाठ किया गया, और जीवन के उन्होंने लगभग सभी तरह के आयाम अपने कविताओं में समावेश करके एक लगभग 1 घंटे के समय में उनको समेटा है। और जिस तरह से उन्होंने निरंतर उसका पाठ किया है, मेरे लिए सुखद आश्चर्य का विषय है। और जी जी, शुक्रिया शुक्रिया। जी, और अपने सेवा काल में जब इनका सानिध्य मुझे था, तब इनका ये पक्ष तो सामने नहीं आया था। लेकिन अब जब ये मुझे जानकारियां मिल रही है तो बड़ा अच्छा लग रहा है, और आगे भी इस तरह का जब भी अवसर मिलेगा तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। वैसे जो कहना चाहिए कि इसमें जो अलग अलग जो रंग भरे हैं इन्होंने अपनी कविताओं में, कुछ रंग चटकीले हैं, कुछ बिल्कुल यूं कहना चाहिए कि क्योंकि अपनी अपनी पसंद है ना, तो कुछ रंग जो है सभी को हो सकता है पसंद नहीं आए, लेकिन एक विविधता का वातावरण इन्होंने इस कविता पाठ से दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब मैं बता दूं, चौहान साहब पीडब्ल्यूडी से चीफ इंजीनियर से रिटायर हुए और बहुत हमारे डिपार्टमेंट के बहुत सरल और सहज और बहुत उम्दा अभियंताओं से रहे हैं। बहुत अच्छे ऑफिसर्स में गिनती, खास तौर से उनकी सदासहता, उनकी शालीनता की चर्चा अक्सर हुआ करती थी, उनकी सिंपलिसिटी की। तो बहुत काबिल तारीफ अफसर हमारे रहे। बहुत उनसे इस तरह के कमेंट मुझे मिल रहे हैं तो मुझे अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत आभार साहब आपका। हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल धन्यवाद। और चौहान जी, ये तो होता है ना, एक कवि चुपचाप काम करता है जी, और वो जब आपके सामने आता है तो हमें लगता है कि अरे ये वही आदमी है जो कवि है। तो इस तरह का अनुभव होता ही है, क्योंकि कामकाज करते समय हम लोग बहुत इंटरेक्टिव नहीं होते, इतना दबाव रहता है काम का। तो ये भी रूप आपने देखा, कविताएं सुनी, अच्छी लगी। मैं एक बात और कह के अपनी बात खत्म करूंगा कि लिखावट के YouTube को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस तरह के प्रोग्राम आप तक पहुंचेगा। मैं रोहित शर्मा, नागेंद्र कुमावत, देवराज चौहान, सुरेंद्र कुमार खंडेलवाल, हरीश करमचंदानी, माधुरी शर्मा, संगीता रावत, अनिल गंगल जी भी कुछ देर के लिए आए थे, और सतीश शर्मा। मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने समय निकाला और एक कवि को सुना। मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आदरणीय मिथिलेश जी का और लिखावट का, कि जिन्होंने ये मुझे काव्य पाठ का मौका दिया, आप लोगों से मुखातिब होने का मौका दिया।
और अपनी कुछ अनुभूतियां आपके सामने प्रस्तुत करने का मौका दिया। बेशक तो बेशक। लिखावट के लिए बहुत बहुत आभार लिखावट का। और मैं उम्मीद करता हूं कि लिखावट की ये सक्रियता बराबर बनी रहेगी और आगे और अच्छी ऊंचाइयां छुएगी। नमस्कार। 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 नमस्ते।